सिलेबस है उसमें हिंदी व्याकरण भी है। हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये हमारी पहली क्लास होगी, तो पहली क्लास को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे हिंदी व्याकरण में सिलेबस क्या क्या है, हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है ना। मतलब हमारे पेपर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आती हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम सिलेबस को लिख लें कि वो सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। उसी टॉपिक के आधार पर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्कूल क्लास में मतलब आपने लगभग 10 तक 11 तक मतलब 10th या 11th तक तो लगभग सभी ने पढ़ी होगी हिंदी। या कई बार क्या करते हैं हम हिंदी को हटा के कंप्यूटर या दूसरा सब्जेक्ट डाल देते हैं, लेकिन फिर भी 10th तक तो एटलीस्ट सभी ने हिंदी पढ़ी होगी। वही हिंदी व्याकरण हमें यहाँ पे पढ़नी है, उससे ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है कि उसके लेवल में डिफरेंस आ जाता है, चीजें सारी की सारी वही होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, तो ये है आपकी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आपके सिलेबस में कुछ इसी प्रकार से देता है। सामान्य हिंदी मतलब जनरल हिंदी आएगी, और जनरल हिंदी के जो टॉपिक होंगे वो टॉपिक कौन से होंगे, सबसे बड़ी विशेषता ये है। तो जो सामान्य हिंदी के हमारे टॉपिक है, देखिएगा अगर हमें हिंदी शुरुआत करनी है तो कहाँ से करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वही होगा कौन सा, वर्णमाला का। ठीक है, वर्णमाला के बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, हमेशा पढ़ते हैं आप, ये टॉपिक है कौन सा आपका, संधि का टॉपिक। आपने संस्कृत में भी पढ़ी होगी संधि वगैरह। इसके अलावा आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यापम में देते हैं जितने भी, वहां पे संधि के कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। मतलब हर जगह हमने ये संधि वाली क्लासेस पढ़ी है। तब वहां पे हम क्या कर दिया करते थे कि जब भी दो बिंदु आता था तो उसे बता देते थे विसर्ग संधि। ठीक है, और व्यंजन के लिए जहां हलंत देखी बता दिया व्यंजन संधि, और बाकी जो बचता था उसको हम स्वर में डाल देते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि स्वर के भी भेद देखने हैं, व्यंजन के भी देखने हैं, और विसर्ग के तो अलग ही देखने हैं। तो ये हमें भेद मतलब यहाँ पे इसका हो जाता है क्या, विस्तारित रूप हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। अगर आप क्लास में बने रहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कब कहां से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, कब कितने प्रश्न किस टॉपिक से उठाए गए हैं, और किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा आने की संभावना रहती है। दूसरी चीज, हिंदी में 60% पार्ट आपके समझने का होता है, 60% पार्ट आपके समझने का होता है, बचा हुआ 40% पार्ट आपको क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। रटना मतलब क्या, क्या सेंस हुआ रटने का, तो रटने का अर्थ ये है यहाँ पे कि जैसे आपका पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्दों के बारे में आपको रटना पड़ेगा। विलोम शब्द कौन से हैं ये रटना पड़ेगा। एकार्थी शब्द अर्थात जिनके केवल एक ही अर्थ होते हैं वो रटना पड़ेगा। अनेकार्थी शब्दों के अर्थ रटना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से चीजें आती हैं जो रटने वाली है, वो हमें रटना ही पड़ता है। बाकी बची हुई चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास में मेरे द्वारा समझा दी जाएंगी। जैसे संधि के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है समास का, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्णमाला, संधि, समास। इसके बाद में आपका आता है रस टॉपिक, रस के बाद में आता है छंद का टॉपिक, आप छंद सुने होंगे है ना। फिर आता है एक आपका अलंकार का टॉपिक, अलंकार, और अलंकार के साथ में एक टॉपिक आपका है कौन सा, काव्य का टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे मेन टॉपिक हो गए, थोड़ा बड़े टॉपिक कहलाते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं तो ये हमारा पहुंचता है शब्द भेद की तरफ। शब्द भेद बड़ा टॉपिक है ये। शब्द भेद में देखिए अभी मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, सुनिएगा, मैं पढ़ा कुछ भी नहीं रहा हूं फिलहाल। अभी केवल और केवल आपको क्या बता रहा हूं, सिलेबस क्या है, आपके यहाँ पे आएगा क्या, एग्जाम में पूछेगा क्या। क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पेपर में पूछना क्या है, टॉपिक क्या है। तो हम भी टॉपिक के नाम लिख रहे हैं, और फिर नाम लिखने के बाद में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये जो शब्दभेद वाला टॉपिक है, शब्दभेद वाले टॉपिक को हम कई पार्ट में बांटते हैं। जैसे इसे सबसे पहला अपना आता है उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर शब्द। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम चलेंगे सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे आता है आपका रूप प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द। रूप प्रयोग या किसके आधार पर, व्याकरण के आधार पर शब्द, आधार पर शब्द, ये हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर आएगा आपका व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, किसके आधार पर, बनावट के आधार पर शब्द। नेक्स्ट इसके बाद जो अपना आता है वो कौन सा है, अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द। एक और चीज बता दूं आपको कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सिलेबस में डिफाइन नहीं होती हैं, लेकिन प्रश्न उनसे आते ही आते हैं।
तो मैं आपको सिलेबस में वो टॉपिक के नाम भी लिखा दूंगा जिनका जिक्र सिलेबस में नहीं होता परंतु उनके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा जो सबसे का पहला काम होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कि मैं उसके सिलेबस के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि सिलेबस जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिना सिलेबस के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ये कहां तक दिख रहा है अपन को? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, है ना। ये अर्थ वाला नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द जो है इसके अंदर 5 भेद आते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है देखिएगा, आपने ये नाम सुना होगा तत्सम शब्द, तत्सम, फिर तद्भव शब्द, फिर आता है आपका देशज शब्द, फिर आपका आता है अगला है विदेशज शब्द, है ना, और एक आता है आपका कौन सा? संकर शब्द। तो समझिएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या देशी विदेशी कहते हैं इन्हें, और ये आपका संकर शब्द है। इनके सबकी परिभाषा है, इनके सबके उदाहरण हैं और इनसे प्रश्न आते हैं कि बताइए जो दूध शब्द है वह तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। जो संध्या शब्द है वो कौन सा है? तो आपको बताना पड़ेगा कि संध्या कौन सा है, संस्कृत का है, इसलिए वह तत्सम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चर्चा हो रही है अपने टॉपिक्स की। ये टॉपिक्स का डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी हम इनके नाम लिख रहे हैं। जैसे रूप प्रयोग या व्याकरण के आधार पर हमें 2 भेद मिलेंगे। पहला नंबर कौन सा मिलता है? विकारी। अब देखिए विकारी जो लिखा हुआ है, ये विकारी, विकार, विकार का मतलब होता है क्या? विकार आ जाना। विकार मतलब क्या? अशुद्धि, अशुद्धि मतलब क्या? परिवर्तन। तो विकार मतलब होगा परिवर्तन, परिवर्तन आने के आधार पर। और एक है आपका कौन सा? अविकारी। तो अविकारी मतलब क्या हुआ? आ आगे इसमें लग गया, आ लगा आगे, आगे लगा मतलब क्या? उपसर्ग। और उपसर्ग का स्वयं का अर्थ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय जो 2 चीज होती है। उपसर्ग हमेशा शुरू में जुड़ता है। उपसर्ग कहाँ? उप मतलब समीप, समीप मतलब क्या? पहले। तो उपसर्ग पहले जुड़ेगा और जो प्रत्यय होगा वो कहाँ जुड़ेगा? प्रत्यय बाद में आए तो वो बाद में जुड़ता है। तो यहाँ पे आ लगा और आ का अर्थ होता है नहीं, और विकार का अर्थ मैंने बताया है परिवर्तन। तो जिनमें परिवर्तन नहीं आए वही क्या बन जाएगा? आपका अविकारी बन जाएगा। तो समझ गए मेरी बात को कि एक विकारी है और दूसरा अविकारी है। अब विकारी के अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे आपने नाम सुना होगा कौन से शब्द? संज्ञा शब्द। फिर आप पढ़ेंगे कौन से? सर्वनाम। फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इसी में आएगा आपका क्या? विशेषण। ये टॉपिक आपके किसके अंतर्गत है? विकारी के अंतर्गत। अभी और है इसी के टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसी में आपका आता है कौन सा? लिंग। फिर वचन, वचन के बाद में आएगा आपका कौन सा? काल, काल के बाद में कारक, ठीक है। कारक के बाद में आपका आता है कौन सा? वाच्य, वाच्य का टॉपिक। और अविकारी या अव्यय, ये दोनों एक ही नाम होते हैं। कई बार इसे अविकारी कहते हैं और कई बार इसे अव्यय भी कह दिया जाता है, वही नाम है बस, ठीक है। फिर व्युत्पत्ति, रचना या बनावट में जाएंगे तो यहाँ पे पुनः आपको 3 भेद मिलेंगे। कितने भेद मिलेंगे यहाँ पे? पुनः आपको 3 भेद। अब ये 3 भेद कौन कौन से देखते हैं जरा, ठीक है। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट जो है आपका, सबसे पहला है रूढ़ शब्द, फिर है आपका यौगिक शब्द और पुनः आपका लास्ट में है कौन सा? योग रूढ़ शब्द। तो भाई साहब ये 3 हो गए आपके इसके भेद, ठीक है। ये आपको क्या करना है? ये सिलेबस है, अभी आधा सिलेबस हुआ, इसके बाद अभी और मैं लिखा रहा हूं कि आगे क्या है आपके सिलेबस में, ठीक है। वो जो चौथा वाला पार्ट है, चौथे वाले पार्ट को मैं इस तरफ कर देता हूं। कौन सा? वो उधर गया है जो ये 4th नंबर पार्ट क्या हो जाएगा? ये अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द। तो भाई अर्थ के आधार पर यहाँ पे 4 भेद बताए गए। कौन कौन सा? एकार्थी शब्द होता है, ठीक है। फिर दूसरा अनेकार्थी शब्द होता है, ठीक है। अनेकार्थी के बाद में कौन सा? पर्यायवाची, या इसी को हम समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। और एक होता है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो टॉपिक लिखा हुआ है, एकार्थी शब्द आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी सीट मिल जाएगी, आप रट लीजिएगा। फिर अनेकार्थी शब्द की आपको सीट मिल जाएगी बना बनाया पूरा, तो वो आप रट लीजिएगा, समझा दूंगा मैं, बस इन्हें रटना पड़ेगा। पर्यायवाची कौन सा किसका पर्यायवाची है ना? सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, मनुष्य, इन सब के पर्यायवाची वगैरह। फिर विलोम शब्द आपको पता है, इनकी भी सीट मिल जाएगी प्रॉपर, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। तो ये टॉपिक है हमारे कौन से? रटने वाले टॉपिक, ठीक है। अब जब हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं सिलेबस में, तो भाई ये तो हो गई थी सामान्य सी बात शब्द भेद तक की। अब शब्द भेद के बाद में अगले जो टॉपिक आते हैं, देखो हिंदी टफ नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है, पर इतनी आसान है कि अगर आप क्लास में बने रहे
तो आपको हिंदी पूरी बनने लग जाएगी। इवन अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, देखिए व्यापम में सबसे खतरनाक जो आती है वो एसआई में आती है, 70 नंबर की हिंदी। अगर आप क्लास में बने रहे तो आपको एक एक चीजें समझ में आ जाएंगी। कौन सी समझ में? हाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये चीजें आपको रटनी पड़ेगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेली, प्रतिदिन 10-15 विलोम पर्यायवाची साथ में लेके चलिए, वो हो जाता है कंप्लीट। तो हमारा शब्दभेद तक हुआ था। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाक्य, और दूसरा होता है वाक्य शुद्धि। इससे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, वाक्य और वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में ऐसा कह देगा कि गाजर को काटकर बच्चों को खिलाओ, और एक आ जाएगा बच्चों को काटकर गाजर को खिलाओ। अब क्या करना पड़ेगा, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है? तो आपको पता है क्या बोला गया, गाजर को काटकर बच्चों को खिलाओ, और एक मैंने क्या बोला, बच्चों को काटकर गाजर को खिलाओ। तो आपको स्वाभाविक सी बात है, पता है यहाँ पे कि क्या करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और, जैसे वाक्य शुद्धि के मैं एक आध प्रश्न ऐसे बोलता हूं कि रमेश ने विद्यालय जाना है, क्या अशुद्ध है यहाँ पे? रमेश ने विद्यालय जाना है, तो ये जो ने शब्द लग गया, ये क्या है आपका कारक है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने शब्दभेद में एक साइड लिखाया था विकारी और एक साइड अविकारी, और विकारी के अंदर चर्चा करी थी। किसकी चर्चा करी थी? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, काल, कारक। तो ये जो कारक वाला टॉपिक है, ये कारक की अशुद्धि कहां पे आई है? वाक्य में आई है। तो ये बताना पड़ता है, ऑप्शन में देता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, बोलेगा कौन सी अशुद्धि है। जैसे अभी एक और चीज बोला जाए कि राम विद्यालय जाती है, राम विद्यालय जाती है, कौन सी अशुद्धि है इसमें? कौन सी अशुद्धि है बताइए? तो भाई लिंग की अशुद्धि है। लिंग की अशुद्धि अर्थात वह पुल्लिंग है, लेकिन उसके साथ में कौन सा प्रयोग किया हमने? स्त्रीलिंग प्रयोग किया। तो ये ऑप्शन देता है कि अशुद्धि कौन सी है? संज्ञा की अशुद्धि, लिंग की अशुद्धि है, वचन की अशुद्धि है। तो ये जब हमारे ये सारे टॉपिक हो जाते हैं, तब हम कहां पहुंचते हैं? वाक्य और वाक्य की शुद्धि में पहुंचते हैं। समझ पा रहे होंगे शायद मेरी बातों को, है ना? अब इसके बाद जब हम आगे पहुंचते हैं तो एक टॉपिक आता है आपका कौन सा? उपसर्ग, और दूसरा टॉपिक इसी के साथ में चलता है कौन सा? प्रत्यय का, ठीक है। फिर एक टॉपिक और आता है आपका इडियम्स, जिसे बोलते हैं आप मुहावरे और लोकोक्ति का। कौन सा? मुहावरे और लोकोक्ति, ठीक है। मुहावरे प्लस लोकोक्ति कर देना, लोकोक्ति को ही कहावत कहा जाता है, तो लोकोक्ति या कहावत अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद में आगे और चलेंगे हम तो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, हालांकि आपके यहाँ इतना ज्यादा नहीं आता है ये, पर फिर भी ये टॉपिक है हमारे लिए, तो ये करना पड़ेगा। फिर है वर्तनी शुद्धि, मतलब शुद्ध शब्द लिखने के लिए आते हैं कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा क्या है आपका अशुद्ध है। अब देखिए आपके यहाँ पे क्या टॉपिक नहीं है, पल्लवन संक्षेपण आपके यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि ये एमपीपीएससी मेंस का टॉपिक है। फिर और आगे अगर हम चर्चा करते हैं इसी में और क्या हो सकता है, तो भाई पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। ये हो गए अपने टॉपिक, पारिभाषिक शब्दावली, वाक्य, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, हिंदी भाषा का विकास। अब इसके बाद में जो मिसलेनियस का टॉपिक छूटता है, वो टॉपिक हम क्या कर लेंगे, बिल्कुल अलग से रख लेंगे। मतलब देखिए इसके बाद क्या बोला था मैंने, वाक्य और वाक्य शुद्धि। तो वाक्य और वाक्य शुद्धि में मैंने बताया सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, और अगर हमने पुराने टॉपिक पढ़ लिए हैं अच्छे तरीके से और उनके प्रश्न लगा लिए हैं, तभी हमसे वाक्य और वाक्य शुद्धि बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब हम आगे पहुंचते हैं तो उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद मुहावरे लोकोक्ति याद करने वाला टॉपिक है। हिंदी भाषा का जो विकास है, इसका अपने यहाँ पे नाम सीधा सीधा तो नहीं दिया, पर ठीक है अपन इसको कुछ फैक्ट्स इसके हम देख लेंगे। वर्तनी शुद्धि जरूर आता है, पारिभाषिक शब्दावली, कुछ पारिभाषिक शब्दावली ऐसे पूछ लेगा कि इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो महाभियोग, ठीक है। इस प्रकार से कुछ मतलब प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली जिनका प्रशासन में प्रयोग किया जाए, कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये हमारा था सिलेबस। अभी हम इसको यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम क्या देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, उसकी हम शुरुआत कैसे करें। मतलब पहला टॉपिक हमारा कौन सा था, वर्णमाला का, हम उसी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।